गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? बहुत पहले भी हमने बहुत बार एक टॉपिक पढ़ा है, कांसेप्ट पढ़ा है कि भाई अगर आपके पास कोई चार्ज रखा है, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं, कोई चार्ज रखा है, उसके नजदीक बहुत सारे चार्जेस हैं, तो नेट फोर्स उस चार्ज पर हम कैसे निकालेंगे? हमने पहले 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकाला था। बिल्कुल इन द सेम सेंस हम चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Superposition of electrostatic force. तो कंडीशन क्या है? Let us assume that we have a charge Q0. इस तरीके से यहां कोई चार्ज Q0 है, having position vector R0. कोई चार्ज Q1 था, पोजीशन वेक्टर R1, Q2 position vector R2, in the same sense Q1 position vector Rn. Now we have to find out the force on Q0. तो इस फोर्स Q0 पे किस कारण लगेगा? देखो नजदीक के चार्जेस रखे हैं, तो इन सभी के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो we can say that force on Q0 is equal to force on Q0 due to 1 plus force on Q0 due to 2 plus force on Q0 due to 3 plus up to force on Q0 due to Qn. Now, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि the force acting on a charge is equal to the vector sum of all the forces which are placed vector sum of all the forces acting on that charge due to various charges which are placed near to it. तो देखिए कैसे है कि अब इस चार्ज पे जो फोर्स है वो आपके पास Q1 के कारण है, Q2 के कारण है, Q3 के कारण है, Qn के कारण है। अब क्योंकि जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हमने जो एडिशन किया वो कैसा किया है? वेक्टर एडिशन। कैसा किया है? वेक्टर एडिशन। नाउ लेट अस अज्यूम दिस इज R01 पोजीशन ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q1, R02 and similarly R0n। तो किस तरीके से होगा देखिए बेटा, F01 क्या होगा? K Q0 Q1 by R01 स्क्वायर। ओके, अगर इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या करेंगे? R01 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली F02 क्या होगा? K Q0 Q2 by R02 स्क्वायर into R02 कैप। Similarly F0n vector is equal to K Q0 Qn by R0n square into R0n कैप। तो जो टोटल फोर्स होगा F0, उसमें क्या कॉमन आया बेटा? K Q0। K Q0 सभी में कॉमन आया, तो देखिए क्या आया? Q1 by R01 square into R01 कैप प्लस Q2 by R02 square into R02 कैप प्लस अप टू Qn by R0n square into R0n कैप। अब देखिए आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर है कोई एक है, दिस इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बेटा यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब क्या करना है? इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा? F0 is equal to K Q0 Q1। जब इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे तो देखिए R01 वेक्टर डिवाइडेड बाय R01 प्लस Q2 R02 स्क्वायर इनटू R02 वेक्टर डिवाइडेड बाय R02 Qn R0n स्क्वायर into R0n R0n vector divided by R0n। तो अब देखिए होगा क्या? अब क्या होगा?
अब इस r नॉट 1 स्क्वायर इनटू r नॉट 1 को क्या लिखेंगे, r नॉट 1 का क्यूब, r नॉट 1 का क्यूब आप लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बनी, आइए देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनी। देखिए तो क्या बनेगी, f नॉट k q नॉट q1 by r नॉट 1 क्यूब इनटू r नॉट 1 वेक्टर प्लस q2 by r नॉट 2 क्यूब इनटू r नॉट 2 वेक्टर प्लस q1 by r नॉट n स्क्वायर इनटू r नॉट n वेक्टर बाय q1 by r नॉट n क्यूब बाय इनटू r नॉट n वेक्टर। तो देखिए क्या बनी एक्सप्रेशन, लेट अस सी f नॉट इज इक्वल टू k q नॉट, बेटा सभी में कॉमन था, ये आपके पास आया q1 by r नॉट n क्यूब इनटू r नॉट n वेक्टर, सॉरी क्या लिख रहा हूं, r नॉट 1 क्यूब इनटू r नॉट 1 वेक्टर q2 r नॉट 2 क्यूब इनटू r नॉट 2 वेक्टर प्लस qn प्लस अप टू qn by r नॉट n क्यूब इनटू r नॉट n वेक्टर। और आगे आप एक्सप्लेन, आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बेटा r नॉट 1 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r नॉट, सॉरी r नॉट वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इस तरीके से लिख लीजिए। तो बेटा f नॉट इज इक्वल टू k q नॉट q1 by, इसको एज लाइन में लिखा हुआ है r नॉट माइनस r1 वेक्टर, अब इसको सीधा मैं q1 लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी के कारण, इनटू r नॉट माइनस rn वेक्टर आप उसे भी लिख सकते हैं। ओके अब देखिए इसको और जनरलाइज करें तो क्या बनेगा, f नॉट वेक्टर इज इक्वल टू k q नॉट, तो लगा दीजिए समेशन का साइन, समेशन साइन देखिए क्या लगेगा, देखो q1 q2 qn, तो i की वैल्यू ले लीजिए 1 से लेके n तक, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या बना, देखो qi क्या बना, qi समेशन अपॉन r नॉट i का क्यूब, r नॉट i क्यूब इनटू r नॉट वेक्टर माइनस ri वेक्टर। तो इस तरीके से आप इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बाकी अब ये डेरिवेशन थी, लेकिन अब हमें याद क्या रखना है, हमें बार बार किस चीज को यूज करना है, तो सिंपल अब आपके मन में एक ही बात आपको याद रखनी है, वो ये रखनी है कि अगर कोई चार्ज है और वो बहुत सारे चार्जेस के नजदीक रखा है तो उसके ऊपर जो टोटल फोर्स होगा that will be equal to the vector sum of all the forces acting on that charge due to various charges। तो कैसा सम करना है, वेक्टर सम करना है। क्यों करना है वेक्टर सम, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ऐसी कोई क्वांटिटी होती जो स्केलर है, जो अगर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, उसमें जो पोटेंशियल है उसका स्केलर सम हो जाएगा। तो सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आप क्या देखेंगे कि जो टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू वेरियस चार्जेस। तो ये था भाई आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आइए इसके बेसिस पे अब एक आधा क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमें टॉपिक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आइए देखते हैं। अब देखिए उसने क्वेश्चन क्या पूछा मेरे से, लेट अस ट्राई एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाई कोई चार्ज क्यों 3 equal charges are placed at the vertices of an equilateral triangle having side A। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल थी बेटा, उसके वर्टिसेस पे 3 इक्वल चार्जेस आपके रखे थे। तो उसने क्वेश्चन में से पूछा कि बताइए किसी भी वर्टेक्स पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर फोर्स कितना होगा। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी पे चार्जेस सेम है, सभी वर्टिसेस पे चार्जेस सेम है, तो सभी पॉइंट्स पे जो भी फोर्स होगा वो सेम होगा। तो लेट अस से मैंने इसको पॉइंट 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3, ए बी सी भी मान सकते हो।
तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं इस पॉइंट पे जो फर्स्ट चार्ज है उस पे फोर्स निकालना चाहता हूं बेटा। तो देखो फोर्स ऑन चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजीशन, तो दिस इज इक्वल टू force on charge which is placed at first position due to second and force on one due to third, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम देखिए कैसे होगा। अब देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, क्योंकि फोर्स हम किस पे निकाल रहे हैं, इस पे निकाल रहे हैं, तो इसके कारण इस पे फोर्स किधर लगा, इधर लगा, तो दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3, ये डायरेक्शन हो गई। सिमिलरली अब ये वाला भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये फोर्स किधर लगाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, तो इसने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया। तो दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो ये आपके पास फोर्स आया। तो अब देखिए ये दोनों फोर्सेस हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है बेटा, 60 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, तो ये भी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। तो नेट फोर्स का फार्मूला वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बेटा आपने 11th क्लास में पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2F12 F13 cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो cos 60। अब पहले मैं F12 और F13 की वैल्यू निकाल लेता हूं बेटा। F12 देखिए क्या बनेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो क्या होगा फॉर्मूला, K Q1, Q1 कितना है, Q इनटू Q2 डिवाइडेड बाय Q2 भी Q ही है, R स्क्वायर, और R क्या था बेटा, A, तो F12 हो गया K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। F13 भी K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर हो जाएगा, F13 भी K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर हो जाएगा, तो F1 इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो बेटा F12 और F13 इक्वल है, ध्यान से दीजिए। अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप इस तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हो, तो अभी तो इसमें देखो दो ही थे, आगे स्क्वायर होगा, हेक्सागन होगा, पेंटागन होगा, तो हम पहले तो देखते हैं सिमेट्री देखते हैं, और अगर सिमेट्रिकल बात नहीं बनती है तो हमें सभी फोर्सेस निकालने पड़ते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब वेक्टर सम करेंगे तो इनकी वैल्यूज यहाँ पुट ना करें, इनकी वैल्यूज को लास्ट में पुट करें। लास्ट में पुट करने से आपकी जो मैथमेटिकल मिस्टेक्स हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। आइए देखते हैं, F12 और F13 बेटा इक्वल थे, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर 2F12 स्क्वायर हो गया। सिमिलरली 2 F13 की जगह मैंने फिर F12 पुट कर दिया, F12 स्क्वायर इनटू cos 60 बेटा 1/2, तो F1 का जो मैग्नीट्यूड हुआ दिस इज इक्वल टू 3 F12 स्क्वायर, और वी कैन से द रूट 3 K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ओके, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स होगा किधर, देखो सिंपल सी बात है, उसका फॉर्मूला था वो tan थीटा a प्लस b sin थीटा बाय b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, उसका फॉर्मूला था, आप उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उससे नहीं है तो देखिए अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल इनके बीच से निकलेगा, ये होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स F1। तो इसने F12 के साथ भी 30 डिग्री एंगल बनाएगा और इसके साथ भी एंगल 30 डिग्री का बनाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास था बेटा, यहां तक क्लियर है। चलिए अभी इसी में ना, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और एडिशन कर देते हैं, ऐड ऑन करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन ये आया, इसी क्वेश्चन के साथ ऐड कर दिया कि भाई बताइए ऐसे तीन चार्ज किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे थे, तो बताइए यहां सेंटर पर मैं कितना चार्ज रखूं, सेंटर पर मैं कितना चार्ज रखूं, इस Q की वैल्यू क्या होगी, ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो जाएं। ये तीनों चार्जेस किस में हो जाए बेटा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मीनिंग आप लोगों को क्लियर है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि नेट फोर्स, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगी बेटा, जब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो हम चाहते हैं कि नेट फोर्स इन सभी चार्जेस पे 0 हो। अब ये आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर
कोई चार्ज रखा है और वर्टेक्स पे कोई चार्ज है, सारे इक्वल चार्जेस हैं, तो सेंट्रॉइड पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो कितना होगा? तो आंसर है इसका 0। वो आपको सोल्व करना है कि 0 कैसे आया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के ही आप करेंगे। तो बेटा इसके ऊपर तो जो नेट फोर्स है वो 0 रहेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है उन पे इक्वल चार्जेस जब रखे हो तो सेंट्रॉइड पे आप चार्ज की कुछ भी वैल्यू रखें, अगर ये तीनों चार्ज इक्वल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रॉइड पे आप कोई भी चार्ज रखें, उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। लेकिन इसने कहा कि सिर्फ इसके इक्विलिब्रियम की बात नहीं की, इसने कहा सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो आपने देखा कि यार इस पे तो फोर्स लग रहा था, नेट फोर्स था, जितना फोर्स इस पर ऐसा ही नेट फोर्स उस पे भी होगा, ऐसा ही उस पे भी होगा। तो ये क्या करे कि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स अगर ये चार्ज इसके ऊपर लगा दे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो मेरे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब देखो ये तो पॉजिटिव चार्ज था, ये कैसा चार्ज था? पॉजिटिव था। तो अब ये फोर्स इसके ऊपर इधर लग रहा था, इसके ऊपर फोर्स उस डायरेक्शन में कब लगेगा? जब ये इसको अट्रैक्ट करे, ये चार्ज या फिर उसको अट्रैक्ट करे। तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए? जैसा इसका नेचर उसके अपोजिट। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो सबसे पहले हमने लिखा नेचर ऑफ क्यूब इज नेगेटिव। बड़ी सिंपल सी बात थी। क्या थी? इसके ऊपर नेट फोर्स इधर लग रहा था, और हमें चाहिए कि भाई इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो, तो क्या करें? उतना ही फोर्स जितना यहाँ इधर लग रहा है उतना ही उधर लगेगा। कौन लगाएगा? ये चार्ज लगाएगा। तो ये क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। तो कैसा साइन होगा इसका? नेगेटिव होना चाहिए। तो नेचर ऑफ क्यूब इज नेगेटिव। ये बात यहाँ पे क्लियर है सभी को? अरे क्लियर है ना? तो अब देखो कोई ऐसी बात थी ही नहीं। अब आगे बढ़े तो दोनों के दोनों फोर्स कितने होने चाहिए? इक्वल। मान लीजिए ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस कितना है? x। तो क्या होगा? √3 k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? k क्यू इनटू क्यू बाय x स्क्वायर, है ना? दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अपोजिट तो है ही, उसका नेचर के कारण अपोजिट तो है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड भी क्या होने चाहिए बेटा? इक्वल होने चाहिए। तो दोनों के मैग्नीट्यूड आपने क्या कर दिए? इक्वल रख दिए। क्या रख दिए? इक्वल। तो k से k कैंसिल बेटा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल। अब बचा ये x। आपको पता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है ये सारी बातें। सेंट्रोइड का, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड का उसके वर्टेक्स से दूरी कितनी होती है? तो बेटा समझिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड की उसके वर्टेक्स से दूरी होती है 1/√3 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड का उसके वर्टेक्स से जो दूरी होती है बेटा, दैट इज 1/√3 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं x की जगह a/√3 पुट करूंगा तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? a²/3। x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? a²/3। तो मैंने a² डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा a² से देखिए a² कैंसिल, तो क्या बना? √3 इज इक्वल टू 3 मेरे को चाहिए किसकी वैल्यू? इस कैपिटल Q की वैल्यू। इसको इससे किया तो यहाँ √3 आया, तो Q की वैल्यू क्या आ गई? Q डिवाइडेड बाय √3। अगर इतना चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, अगर इतना चार्ज Q/√3 चार्ज यहाँ रख देंगे तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑल द चार्जेस इज 0। इसको याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कैसे समझिएगा। अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए। अगर मेरे से क्वेश्चन पूछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे तो बताइए इसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए जल्दी से देखते हैं। मेरे से क्वेश्चन उसने पूछा कि भाई आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी जिसके हर वर्टेक्स पे 4√3 माइक्रोकूलम का चार्ज था। हर वर्टेक्स पे 4√3 माइक्रोकूलम का चार्ज था और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड थी दैट इज 1 मीटर। साइड कितनी थी बेटा? 1 मीटर। तो बताइए उसके सेंट्रोइड पे या उसके सेंटर पे
कई बार सेंट्रोइड दे देते, कई बार सेंटर देते हैं। तो बताइए उसके सेंट्रोइड पे या उसके सेंटर पर कितना चार्ज रखें कि सभी चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो जाएं? तो सिंपल जवाब 4√3/√3 दैट इज 4 माइक्रोकूलम। सीधा सीधा आंसर आपको देना है 4 माइक्रोकूलम, क्योंकि चार्ज बाय √3 आपको रखना पड़ेगा। जो वर्टेक्स पे चार्ज है उसका 1/√3 टाइम्स अगर आप सेंट्रोइड पे चार्ज रख देंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। किस पे? सभी चार्जेस पे जो वर्टेक्स पे रखे हैं, और जो सेंट्रोइड पे है उस पे तो चार्ज 0 होगा ही होगा। तो अलग अलग कंडीशंस होंगी, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिजल्ट निकल के आएंगे। ओके, तो बेटा ये था आपके पास इक्वल ट्रायंगल क्वेश्चन। कल मैं आपको स्क्वायर हेक्सागन के क्वेश्चंस और करवाऊंगा, जिससे कि आपका एक कांसेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। अब मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमने लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। देखिए अभी जो वीडियो बना पा रहे हैं वो 20 मिनट्स 25 मिनट्स मैक्सिमम वैसे बनती हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता है, अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमारे पास अपलोडिंग बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए हमने लाइव क्लासेस स्टार्ट की हैं। अगर किसी बच्चे को लाइव क्लासेस चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर 8950468144। Okay, so that's all for today. Thank you and have a nice day.